गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 7th चैप्टर कर रहे थे लॉ ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, हिंदी में जिसको बोलते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। आई होप कि आपको पिछला टॉपिक समझ में आ गया होगा, रिटर्न टू अ फैक्टर वाला। और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं दोबारा रिपीट करा दूँगी। इसके अंदर आपको क्या बता रखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर कि आपका जो वेरिएबल का प्रपोर्शन होता है उससे आपके प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे पास हमने पढ़ा था ना कि हमारे जो रिटर्न टू अ फैक्टर होते हैं उसमें हमारा एक फैक्टर जो होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसमें क्या है, इसका मतलब वो एक वेरिएबल प्रपोर्शन मतलब एक जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो परिवर्तनशील कारक है वो है हमारे पास। अब उसके अंदर हम कैसे कैसे प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने वेरिएबल प्रपोर्शन को बढ़ाते हैं तो एक लिमिट तक तो वो बढ़ेगा, एक लिमिट तक तो वो बढ़ेगा ना कि भाई एक हमारे पास फिक्स्ड है, उसके ऊपर हम जितने लगाते जा रहे हैं तो एक बार तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जब हम बिल्कुल ठीक टाइम पे लग जाएंगे, वो मतलब जितनी उसको ज़रूरत है उतने उसको मिल जाएंगी लेबर, तो उसके बाद वो ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना, उतना ही करता रहेगा ना उतना ही। फिर उसके बाद जब हम फिर भी नहीं मान रहे हैं कि भाई नहीं अब और भी लगानी है हमें, हम फिर भी और भी लगा देते हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों कम होएगा? क्योंकि जो लेबर है वो खाली बैठेगी, एक्स्ट्रा में होगी तो, या फिर टाइम पास करेगी या फिर कुछ भी करेगी। खाली बैठेगी ना, हम खाली बैठे के क्या देंगे, पैसे देंगे, तो इसलिए क्या होगा, वो प्रोडक्शन और भी डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक को देख के वो दूसरा भी खाली बैठेगा। फिर आई बात समझ में? तो इसीलिए हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फिर और भी डाउन हो जाएगा। तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन की। फर्स्ट कौन सी है, एक तो एक बार तो इंक्रीज होता है जब हमारे पास प्रोडक्शन, फिर कौन सी है जब कांस्टेंट रहता है, तीसरी कौन सी है जब वो गिरता है। आपने तीनों के बारे में डिस्कस किया है, अब हम यहाँ पे एक के ही अंदर इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसका अगर हम अजम्पशंस देखें तो वो अजम्पशंस क्या होंगी, मान्यताएं जो हम लेकर चलते हैं। मान्यताएं, फर्स्ट मान्यता इसकी क्या होगी बताओ। फर्स्ट मान्यता होगी इसकी फिक्स्ड प्रपोर्शन टाइप, कि इसका जो प्रपोर्शन है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका जो प्रपोर्शन टाइप है वो कैसा होता है, वो फिक्स्ड होता है। मतलब हमारे इसमें एक ही वेरिएबल प्रपोर्शन होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, बाकियों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात प्रकार। स्थिर अनुपात प्रकार। दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा जो हमारे लेबर वगैरह लगी हुई है, क्या वो ठीक से एक्सपर्ट भी है, मतलब वो कुशल है या नहीं है। कि अगर हम अपने परिवर्तनशील कारक की कुशलता, कि जो हम परिवर्तनशील कारक लगा रहे हैं वो हमारे एक्सपर्ट भी हैं, एफिशिएंट हैं वो काम करने में जिसके लिए हम लगा रहे हैं, या नहीं है वो एक्सपर्ट या फिर एफिशिएंट वो काम करने में। तो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे वो हमारे क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट और एफिशिएंट होने चाहिए कोई भी काम करने के लिए। जो हमारे परिवर्तनशील कारक हैं उनको स्थिर कारक के साथ मिलाकर अपने प्रोडक्शन में वृद्धि की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो वो एक हम देखेंगे कि स्थिर के साथ परिवर्तनशील कारक को मिलाकर उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आ सकता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता, कि अगर हम एक टाइप से काम कर रहे हैं तो उसी टाइप से ही करते रहते हैं, तो तकनीक में हमारी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन में क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है।
ठीक है, ये थी हमारी अजम्पशंस जो हम लेकर चलते हैं। अब अगर हम इस लॉ की एक्सप्लेनेशन करें तो वो एक्सप्लेनेशन हमारी किस टाइप से होगी, जिसमें हम अपने तीनों स्टेजेस को कवर करेंगे। सपोज करो कि हमारी लैंड जो है ना वो है 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और हमारे पास जो लेबर है वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना आएगा फिर 5 9 11 12 और 11। तो हमारे पास यहाँ से एमपी क्या आएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या होता है एमपी? फर्स्ट इसका डिफरेंस, वही पहले तो एज इट इज ही आ जाता है, फिर इसका डिफरेंस 4 का, फिर इसका डिफरेंस 2 का, फिर इसका डिफरेंस 1 का, फिर इसका डिफरेंस 0 का, फिर इसका -1। तो ये हमारा क्या आ गया एमपी। फर्स्ट एज इट इज आ जाता है और बाकी सारों में क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हमारी सारी स्टेजेस कवर हो गई ना। पहले हमारा क्या हुआ यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे पहले प्रोडक्शन था हमारा 5, फिर हमारा हुआ 9, फिर हमारा हुआ 11। उससे पहले अगर हम लें तो हमारे प्रोडक्शन में जब हमारी एक ही लेबर थी तो पहले हमारा क्या प्रोडक्शन था 2 था, लेकिन जब एक ही लेबर ने बहुत अच्छे से काम किया तो हमारे पास क्या आया, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन आ गया। तो यहाँ पे पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, मतलब पहले बढ़ा और फिर क्या हो गया, वो घटना शुरू हो गया। तो इसमें ये तीनों स्टेजेस को हम क्या करेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे। आपने अपने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना वो डायग्राम, वही वाला डायग्राम यहाँ पे आपका यूज़ होगा कि पहले तो आपका क्या होता है टोटल प्रोडक्शन। वो 2 डायग्राम्स को हम एक डायग्राम में जो कंक्लूड करते हैं ये वही डायग्राम है। पहले तो आपका क्या होगा टीपी, ये है आपका टीपी, ठीक है, फिर आएगा आपका एपी और एमपी। टीपी यहाँ तक बढ़ रहा है ना, इसको नीचे ले जाओ यहाँ तक, ठीक है, फिर ये कांस्टेंट सा हो रहा है इसके यहाँ से, फिर ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। ये आपकी फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड और ये थर्ड, जिसमें एक बार आपका टीपी बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है और फिर नीचे जा रहा है। अब ये देखो यहाँ से जहाँ पे हमारा टीपी कांस्टेंट जाना शुरू होएगा ना, वहाँ पे हमारा एमपी क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और जहाँ पे ये नीचे जाना शुरू होगा वहाँ से ये क्या होगा, 0 पे चला जाएगा। ये होगा हमारा एमपी, ठीक है। अब एपी जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ से क्रॉस करता हुआ एपी जाएगा हमारा, ठीक है, आई बात समझ में। ये क्या हुआ हमारा एपी। तो जब हमारा टीपी बढ़ता है तो हमारा एमपी भी बढ़ता है, और जब हमारा टीपी कांस्टेंट होता है तो हमारा एमपी क्या होता है, 0 होता है, और जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग में होता है तो हमारा एमपी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ही हमारा एपी है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेजेस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ देखते हैं हम कि इस लॉ के कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है इसको अप्लाई करने के, ठीक है। वो कारण क्या होंगे, फर्स्ट कारण है हमारा कारकों की अविभाजिता। विभाजिता और अविभाजिता में फ़र्क क्या होता है, मतलब इंडिविजिबिलिटी। मतलब क्या है कि हम एक बार उत्पादन करने से इसे बांट नहीं सकते। कैसे नहीं बांट सकते, अगर एक स्टिचिंग मशीन 10 कॉपी पर पिन लगाती है तो क्या आप उस स्टिचिंग पिन को बांट सकते हो, नहीं बांट सकते। तो ऐसे ही ये है कि अगर एक स्टिचिंग मशीन 10 कपड़े सिलती है तो वो 10 ही कपड़े सिलेगी ना। ये तो नहीं है ना कि अगर आपने उससे एक बार 10 कपड़े सिलवा लिए, फिर दोबारा से उसी टाइम पे उसने एक बार और कर दिया हो, ये काम नहीं हो सकता ना। क्योंकि वो मशीन एक ही बार में एक ही काम करेगी, क्योंकि वो एक है। तो इसलिए हमारे पास जो परिवर्तनशील कारक होते हैं हम उनको क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारकों की स्थिरता।
उत्पादन के कारकों की स्थिरता के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक लैंड है, तो उस लैंड पे हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, तो 1 हेक्टेयर लैंड पे हमारी चाहे कितना भी काम हो, लेकिन वो एक ही लैंड पे होगा, उसमें हम चाहे 2 मजदूर लगाएं चाहे 5 मजदूर लगाएं। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा मजदूर होने लग जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, काम बंद होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसलिए उत्पादन के कारकों की क्या होती है, स्थिरता होती है, तो उसको देख के ही हमें काम करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्थिर कारक का पूर्ण उपयोग। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने थोड़े से ज़मीन के पार्ट पर तो खेत बो दिया और थोड़े से को छोड़ दिया कि नहीं हमने, या फिर थोड़े से में तो एक को लगा दिया फिर थोड़े से में दूसरे को, तो दूसरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो हमारा स्थिर कारक है अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा और हमारे क्या होंगे, रिटर्न्स हाई होंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे इसके कुछ कारण जो कि हमारे किस में आते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर आते हैं। आई बात समझ। अब कल हम करेंगे रिटर्न टू अ स्केल। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लीजिए 7th चैप्टर तक। मैं आपको डेट बता देती हूँ, आपकी उस डेट को ये आपकी नोटबुक्स चेक होंगी। ठीक है। 20 अगस्त को आपकी 7th चैप्टर तक की नोटबुक्स चेक होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 20 अगस्त को आपकी सारी 7th चैप्टर तक की नोटबुक, सारे चैप्टर कवर होने चाहिए उसमें, चेक होगी। बाकी कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।